आप सभी का ऑर्थो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कोरोना वायरस। आई नो ये ऑर्थोपेडिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पे वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ बिकॉज़ बहुत से सब्सक्राइबर्स का हमें आशीर्वाद मिला। और उसके बाद ये क्वेश्चन उठा कि हमें इसके ऊपर अपना वीडियो बनाना चाहिए। सो हेयर इट इज़। इट्स बेसिकली कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये हमें संक्रमित करता है, उसके बाद हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए बचाव के लिए भी, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर हम इससे इन्फेक्ट हो जाएं तो उसके बाद भी। सो बेसिकली तीन तरीके के मेन इन्फेक्शंस होते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको किल करने के लिए हमारे पास बहुत लंबी रेंज है एंटीबायोटिक्स की, और ज़्यादातर हम इस इन्फेक्शन को किल कर सकते हैं। सेकंड है फंगल इन्फेक्शन, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम मेडिसिन्स हैं, बट फिर भी वो थोड़ा सा कंट्रोलेबल है अगर हम अर्ली स्टेज में उसे पकड़ लें। सिमिलर केस है वायरस के साथ कि एंटीवायरल्स हमारे पास बहुत कम हैं, और बहुत कम ही वायरल इन्फेक्शंस का हमारे पास ठोस ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। और कोरोना वायरस के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अभी तक इसकी कोई डेफिनेट मेडिसिन नहीं है हमारे पास। हाँ, सिम्टोमेटिकली और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके हम इसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है कामयाबी ऑलरेडी पा चुके हैं। इसका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। सो पहली चीज़ ये हम बताना चाहेंगे कि इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। कोरोना वायरस के कुछ मेन सिम्टम्स हैं जो इसे दूसरे और वायरल डिजीज़ से जो है अलग करता है। वो है लो ग्रेड टेम्परेचर या हाई ग्रेड टेम्परेचर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि बुखार आ रहा है और काफ़ी दिनों से आ रहा है, राइट। ड्राई कॉफ, ये चीज़ जो है वो हमें बाकी कोल्ड एंड कॉफ से थोड़ा सा अलग करती है, क्योंकि कोल्ड एंड कॉफ में हमें बलगम आता है, और अगर बलगम आ रहा है तो वो कोरोना वायरस नहीं है ऑब्वियसली। मस्कुलर पेन्स, ये भी देखा गया है। कुछ लाइट सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि गला ख़राब होना या डायरिया हो जाना, या कंजंक्टिवाइटिस जिसमें आईज़ जो हैं वो रेड हो जाती हैं, सिर में दर्द, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको डिफरेंशिएट करती है कि आपको कॉमन कोल्ड है या कोरोना वायरस है। स्किन रैशेस भी कभी कभी देखे गए हैं। एक जो सीरियस इसका जो है सिम्टम है वो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, बिकॉज़ ये लंग्स को अफेक्ट करता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेथलेसनेस आती है। चेस्ट पेन एंड pressures which we feel in the chest, right. डायग्नोसिस जो है इसकी पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन अब बहुत ही रैपिड टेस्ट भी आ गए हैं जो कि 1 घंटे में आपको बता सकते हैं वेदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड इज़ RT-PCR विच इज़ अ मच कन्फर्मेटरी टेस्ट। अगर इसमें भी नहीं आता है तो आप CBC, ESR, CRP ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो डेफिनेटली तो नहीं बता सकते कि ये वायरस है या नहीं है, बट ये बता सकते हैं कि आपके ब्लड में या आपकी बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग हो रही है, कोई इन्फेक्शन है, डेफिनेटली यस। थर्ड या फोर्थ स्टेज पे आता है डी डाइमर, जिसमें कि हम ये पता कर सकते हैं कि ब्लड में क्लॉटिंग्स तो नहीं बन रही हैं। और लास्टली आता है CT स्कैन। जब ये सारा वर्क नहीं करे तो आप CT स्कैन करा सकते हैं, जिसमें कि हमें जो है इसके पैचेस दिखाई देंगे, और तब हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोरोना वायरस है या नहीं है, या उसका अटैक है या नहीं है। प्रॉब्लम जो है कोविड-19 के साथ कुछ ऐसी है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो बहुत लंबा है। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जब जो एक पीरियड होता है बिटवीन
कैचिंग एक्चुअल इन्फेक्शन और उसके सिम्टम आने के बीच का टाइम, कि आपने इन्फेक्शन कैच किया है कुछ 5 से 6 दिन 7 दिन पहले और अब आपको उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये जो पीरियड होता है इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये अराउंड 5 डेज से 14 डेज के बीच तक हो सकता है। दैट मीन्स कि आप अगर इससे संक्रमित हुए तो बाय दैट टाइम आपको ये पता चले आपके बॉडी में ऑलरेडी ये इन्फेक्शन काफ़ी हद तक फैल जाता है। सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग है और इसीलिए इसको कैच करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हाईली कंटीजियस हो चुका है ये अब इस सेकेंड वेव में, बिकॉज इसने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है। और हाईली कंटीजियस के मतलब ये है कि जैसे हमारे पुराने ज़माने में दादी और नानी जी वगैरह कहते थे कि छूत की बीमारी है, सो हमें इस पेशेंट को छूत की बीमारी की ही तरह लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाएगा। अगर परिवार में किसी एक को है तो दूसरे को कैच करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, राइट। डिफरेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज, बिकॉज इसमें अर्ली सिम्टम्स आते आते बहुत टाइम लग जाता है और कभी कभी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आती हैं। सो डिफ़िकल्टी है इसको डायग्नोज करने में। मे बी कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एसिम्टोमेटिक रह जाता है, कि इसमें कोई सिम्टम नहीं आए और ये कब आपको इन्फेक्ट किया और कब ये ख़त्म भी हो गया आपको पता ही नहीं चला, लेकिन आपने इसको दूसरों को संक्रमित कर दिया, राइट। सो अगेन आप इसमें नहीं बता पाएंगे कि कौन पेशेंट एक्चुअली है या कौन नहीं है, राइट। इसीलिए कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, क्योंकि कौन इससे संक्रमित है ये आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, बट फिर भी वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छी विकल्प है, निकल के अब आ चुकी है। सो एवरीवन शुड गेट वैक्सीनेटेड अबव द एज ऑफ 18, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन्स नहीं है हमारे पास। दूसरी चीज़ यह है कि विटामिन डी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स हमें लेते रहना चाहिए, और अगर आप इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन अगेन एक एंटीबायोटिक है, ये एंटीवायरल नहीं है। सो ये एक एंटीबायोटिक इसलिए दी जाती है कि अगर आपके चेस्ट को ये इन्फेक्ट करे तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस ना डेवलप हो पाएँ। सो उसके लिए है, ये प्रिवेंटिव है, राइट। ब्लड थिनर्स भी कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं हमें, बिकॉज हमारे ब्लड में जो है क्लॉटिंग फॉर्म कर देता है ये, और वो क्लॉटिंग कहीं भी जाके लॉज हो सकती है, जिससे कि हम कहते हैं कि कोविड तो ठीक हो गया लेकिन उनको ब्रेन हैमरेज हो गया या उनको हार्ट अटैक आ गया। सो ये कैसे आ रहा है? ये ऐसे ही आ रहा है क्योंकि ब्लड जो है उसमें क्लॉटिंग्स बन जाती हैं और वो जा करके बाद में इफ़ेक्ट करती हैं, इवन जबकि पेशेंट जो है वो कोरोना से नेगेटिव हो चुका है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है या उसे बीपी है तो उसे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसे अपने डायबिटीज़ और बीपी को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वायरस का इन्फेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही डेंजरस है ऐसे केस में। सो बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देखता हूँ, आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। हाँ, आयुर्वेदिक चीज़ें आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं, काढ़ा वगैरह, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इवन होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप कंसल्ट करके अपने डॉक्टर से ले सकते हैं, बट एलोपैथिक तब तक ना शुरू करें जब तक आप किसी डॉक्टर को ना कंसल्ट कर लें। दैट्स माय एडवाइस टू यू। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। और ऐसे केस में जबकि हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए। बहुत से मेजर्स आपको आए दिन बताए जाते हैं, वेयरिंग अ मास्क, बट आई थिंक कि अब टाइम आ गया है कि हम रुमाल और दुपट्टे से हट के एक्चुअल मास्क को इस्तेमाल करें। आई हैव ब्रॉट N95 mask for you. I'll show you how it is applied. It is applied like this, so that आपकी नाक और मुंह
पूरी तरीके से कवर्ड हो, ठीक है, इसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। हमने बहुत सारी मार्केट्स में जाके देखा है, लोग ऐसे पहनते हैं। दिस इज़ नथिंग। आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, वायरस आपसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। या लोग ऐसे पहनते हैं, बात करते समय ऐसे पहन रहे हैं। सो व्हाट इज़ दिस? यू आर एक्चुअली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, ठीक है। सो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम मास्क कैसे पहन रहे हैं। और दो एक चीज़ें और भी हैं कि हैंड सैनिटाइजेशन, जैसा कि आप सभी लोग अब जानते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक हैंड सैनिटाइज़र आता है विच इज़ अ लिक्विड हैंड सैनिटाइज़र विथ क्लोरहेक्सिडिन। नाउ व्हाट इज़ दिस क्लोरहेक्सिडिन? क्लोरहेक्सिडिन इज़ एक्चुअली अ सोल्यूशन जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी इन्फेक्टेड केस को ऑपरेट करते हैं, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हम उस सोल्यूशन में डुबो के रखते हैं। इट्स एंड इट इज़ समथिंग जो कि वायरस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, क्लोरहेक्सिडिन, टू स्टरलाइज आवर इंस्ट्रूमेंट्स, ओटी इंस्ट्रूमेंट्स। सो हमें क्लोरहेक्सिडिन के साथ जो है हैंड सैनिटाइज़र एक बॉटल में, ज़्यादा नहीं, एक बॉटल में ख़रीद करके अपने गेट के पास या अपने मेन डोर के पास रख लेना चाहिए। और रूल ये है कि जो भी इंसान उस गेट को पार करेगा और वापस आएगा, वो उससे पहले हैंड सैनिटाइज करेगा, राइट, जिससे कि वायरस का इफेक्ट बहुत ही कम हो और वायरस कैरी करके कोई आदमी आपके घर में ना आए, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग, ऑफ कोर्स सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और आपको भी इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी क्राउडेड शॉप पे आप ना जाएं, किसी मॉल में या सिनेमा हॉल तो सवाल ही नहीं उठता है जाने का। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि यू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ लिटिल ओपन मार्केट देन अ क्लोज शॉप, क्योंकि हो ये रहा है कि अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी उस मॉल में या उस शॉप में अंदर है जो कि बंद है, तो वायरस जो है वो हवा में आ जाता है। और जब आप जाने अनजाने या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भी उस शॉप में जाते हैं, तो ऑफ कोर्स यू इनहेल दैट वायरस, राइट। सो ये एक मिस्टेक हो रही है। आप ओपन मार्केट से ख़रीदें जहाँ पे कम से कम भीड़ होती है, या ऐसा टाइम लें शॉपिंग का जबकि बाज़ार में भीड़ बहुत कम होती है, जैसे दोपहर का टाइम, आजकल गर्मियाँ हैं और दोपहर के टाइम में आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, राइट। लॉकडाउन इज़ फॉर एल्डरलीज एंड चिल्ड्रन। ये एक रूल है आपकी फैमिली में कि जो भी आपके बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके लिए लॉकडाउन लग चुका है, ठीक है। गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है, आपने लगाया है अपनी फैमिली के ऊपर। एंड चिल्ड्रन, उनके लिए भी लॉकडाउन है, वो घर के बाहर नहीं जा सकते, राइट। वी हैव टू मेक अ रूल कि एक फैमिली मेम्बर ही जाएगा बाहर, जो शॉपिंग करके या बाहर के जो काम हैं उन्हें निपटा करके आएगा। बाकी मेंबर्स घर से बाहर नहीं जाएंगे, राइट। नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो एरिएटेड ड्रिंक्स, नो icy things in your house, right? And try and do a weekly shopping. रोज़ रोज़ शॉपिंग करने से आप बचें, ठीक है। वीक में कोई भी एक दिन आप ले सकते हैं। अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो जिस समय लॉकडाउन खुलता है उस समय, लेकिन आप पूरे हफ्ते की शॉपिंग एक बार में कर लें, और जिससे आपको बाहर ना निकलना पड़े, राइट। यू कैन बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच हैव स्किन, ठीक है। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जैसे पालक है या और चीज़ें हैं जो कि आप ऐसे ही खाते हो, या धनिया है, पुदीना है, इसको आप ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट, धोया और इस्तेमाल कर लिया। इंस्टेड ऑफ दैट कोई ऐसी जैसे छिक्कलदार जो सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी हो गई या तुरई हो गई, जिनका आपको पीलिंग करना पड़ता है, वो ट्राई करें आप खाने के लिए, जिससे कि वो पील निकलते ही अगर कोई हवा का वायरस होएगा भी तो वो निकल चुका होगा, राइट। सो इन दैट वे यू कैन प्रिवेंट दिस डिजीज फ्रॉम एंटरिंग योर होम, राइट। वॉट टू डू इफ़ यू हैव कॉट एन इन्फेक्शन? क्या कर सकते हैं अगर ये इन्फेक्शन आ ही गया तो? ना, सबसे पहले आप पैनिक सिचुएशन बंद कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल
वायरल डिजीज़, ये कोई हवा नहीं है हमारे सामने, ठीक है। ये एक नॉर्मल वायरल डिजीज़ है। इसका एक ट्रेंड होता है, हर वायरल डिजीज़ का एक ट्रेंड है, और वो ट्रेंड ये है कि ये पहले इन्फेक्शन कैच करता है, फिर एक पीक टाइम आती है, और उसके बाद ये अपने आप ही बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमें सिर्फ इस पीक टाइम में ही अपना ध्यान रखना है, राइट। बाकी टाइम जो है, जब इसके सिम्टम्स बहुत कम हैं या ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुका है आपकी बॉडी से, तो देन यू आर ओके, राइट। सो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देन द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर इमीजिएटली, ठीक है। आजकल बहुत से माध्यम हैं, आप बगैर गए उनके पास आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होम आइसोलेशन इज़ सेकेंड थिंग। इसमें क्या करना है कि आपने अपने फैमिली मेम्बर को एक रूम दे देना है, उसके साथ उसके खाने पीने की यूटेंसिल्स वगैरह सब सेपरेट कर देने हैं, और उसे 13 से 14 दिन के लिए उस होम आइसोलेशन में रख देना है। उस रूम के अंदर कोई और फैमिली मेम्बर या आपके बच्चे नहीं जा सकते हैं, राइट। देन यू गेट देम पल्स ऑक्सीमीटर। वो आजकल बहुत सारा दिखाया भी जा रहा है। ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है, बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को बताती रहती है। सो कंटिन्यूस लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 8 बार दिन भर में आप इसे मेजर कर सकते हैं, राइट। ये वेरिएबल भी रहता है कि अगर हमने तेज़ सांस ले ली तो बहुत अच्छी रिपोर्ट आती है, और अगर हम नॉर्मल सांस में हैं तो भी थोड़ा सा वेरिएशन होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 100% SpO2 आपको दिखाए ही दिखाए, क्योंकि 100% बड़ा ही रेयर है। वो लोग जो एथलीट्स हैं उन सब के 100% हो सकते हैं, या जिनको कोई चेस्ट प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई है उनके हो सकते हैं। बड़े शहरों में बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ऑलरेडी लोगों का सेचुरेशन जो है वो 98-97 रहता है, विच इज़ अ नॉर्मल सेचुरेशन फॉर देम। सो डोंट पैनिक कि अगर 97 दिख रहा है या 98 दिख रहा है, हे भगवान हमारे पास क्या हो गया पता नहीं। दूसरा है, इस टाइप का जो है एक आप थर्मामीटर ले सकते हैं, जिससे कि अगर आपको टेम्परेचर आ रहा है तो आप नापें, और नापने के बाद ही क्रोसिन या पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, विच इज़ अ सेफ ड्रग। अगर आपको मसल पेन हो रहा है तो यू कैन टेक माइल्ड पेन किलर्स ऑल्सो, इसमें कोई हार्म नहीं है, यू कैन टेक दैट, राइट। और इस ऑक्सीमीटर का रिपोर्ट और टेम्परेचर की रिपोर्ट का एक चार्ट बना लें, तो आपको भी देखने में आसानी होगी कि हाँ भाई हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिटोरिएट कर रहा है या वो बेटर हो रहा है, right. Ask them to do yoga exercise, deep breathing exercise. Give them lot of liquid to drink. Now liquid can be soup, they can be some juices and other liquids which you can give. Thirdly and lastly, हॉस्पिटलाइजेशन तब तक आप ना करें जब तक कि SpO2 लेवल 85 के नीचे ना जाए, क्योंकि तब तक कोई इमरजेंसी नहीं है, और हॉस्पिटल्स भी इस समय हॉटस्पॉट बन चुके हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो सब चीज़ बिल्कुल स्टेराइल आपको मिलने वाली है, और उनके लिए भी दिक्कत है जो आपके साथ अकम्पनी करके जा रहे हैं। अगर वो बेचारे नॉर्मल हैं तो पता चलेगा वो पॉजिटिव हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो भीड़ है, राइट। सो घबराएं नहीं, राइट, पैनिक ना करें, और टुगेदर आई थिंक बहुत जल्दी हम लोग इसके ऊपर काबू पा लेंगे। और बहुत सी मेडिसिन्स की रिसर्च चल रही है जो कि बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएंगी, जो स्पेसिफिकली कोविड-19 के लिए बनी होंगी, और हम इस इन्फेक्शन को फाइट बैक करेंगे, राइट। So stay safe and best of luck to you all.